लिखोगे? गुड आफ्टरनून। So in last class we did up to bond washing transaction, the meaning of bond washing transaction, and when you are exempt from the tax under bond washing transaction. From today we will start with income on deep discount bonds. What are deep discount bonds? Deep discount bonds are also like zero coupon bonds, which has this very low throughout its life. It does not give any interest to the one who is holding the bond. So there is no interest throughout the year, and on maturity you get the full amount with interest. And one more thing, these bonds are also issued at a very less discounted price. Huge amount of discount is given while issuing these bonds. That's why these are known as deep discount bonds. Deep discount bonds may, if such bond is neither transferred not matured, and one thing, if these bonds are issued after February 15th February 2002, उसका अलग टैक्स ट्रीटमेंट है, and if these bonds are issued before 15th February 2002, then there is different taxation for these bonds. If such bond is neither transferred not matured, अगर ये इशू हुआ था 15 फरवरी 2002 के बाद और सपोज सच बॉन्ड इज नाइदर ट्रांसफर और अभी तक मैच्योर भी नहीं हुआ है, तो एनी चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड from the end of one financial year to the end of another financial year will be treated as interest. Suppose the value of the bond in last financial year was 100 rupees. Was 100 rupees, and at the end of financial year, neither throughout the financial year you are holding this bond. इस बॉन्ड को आप ना ही बेचे हैं और ना ही इस बॉन्ड को मैच्योरिटी आया है, तो इसीलिए आपको इसका प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट भी नहीं मिला है. यू आर होल्डिंग दिस बॉन्ड और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में इस बॉन्ड का हो जाता है 120 रुपीज. तो आप जब स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में 100 था, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में सपोज द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड इज 120, तो इसका जो गैप है, दिस 20 रुपीज इज योर इंटरेस्ट इनकम. ये 20 रुपीज इंटरेस्ट इनकम होगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस. लास्ट क्लास ऑल्सो आई सेड कि इंटरेस्ट, किसी भी चीज से जब आपको इंटरेस्ट मिलता है, वेदर इट इज फ्रॉम योर बैंक सेविंग्स अकाउंट और फ्रॉम इनहैंस्ड कंपेंसेशन जो मिलता है, अगर वो लेट से मिलता है तो उस पे जो इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट का पैसा हमेशा आपका जाएगा अदर सोर्सेस में, बिकॉज इंटरेस्ट कैन नॉट बी क्लासिफाइड कि वो सैलरी है या एचपी, नाइदर इट इज सैलरी नॉट हाउस प्रॉपर्टी गेन्स प्रोफेशन भी नहीं है और कैपिटल गेन्स भी नहीं है, तो इसीलिए उसका ट्रीटमेंट हमेशा अदर हेड में होगा. सो दैट डिफरेंस इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट. Where the assessee is not original subscriber, then income for the valuation date immediately following after acquisition shall be the market value on valuation date less cost. Original subscriber मतलब suppose you did not purchase the bond, वो बॉन्ड कोई और खरीदा था जो आपको मिला, आपको वो सेल किया है इन द मिडल ऑफ द ईयर, तो आपका वैल्यूएशन कैसे होगा? आपका वैल्यूएशन होगा then income for the valuation date immediately falling after acquisition. जिस दिन आप acquired किए थे उसके just बाद जो valuation date होता है, that will be market value on valuation date less cost. तब आप अपना कॉस्ट कैसे, आप अपना वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? आपका वैल्यूएशन होगा जिस दिन आप एक्वायर करते हैं, उसके बाद जो वैल्यूएशन डेट आता है उस दिन व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस लेस कॉस्ट, मतलब आप जितना में उसको रिसीव किए थे. सपोज व्हेन यू परचेज, सेम एग्जांपल, आप अगर बॉन्ड को परचेज किए थे 100 रुपीज में और यू आर नॉट द ओरिजिनल सब्सक्राइबर, आप जिससे खरीदे हैं सपोज वो आपको 100 रुपया में ये बॉन्ड बेचा है. नाउ व्हाट हैपेंस ऑन वैल्यूएशन डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज
150 रुपीज, तब आपका मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितना हो जाता है 150 और आपका एक्विजिशन कॉस्ट इज 100। तो ये अगर आप माइनस कर दोगे, दिस इज योर इंटरेस्ट इनकम। जो आपका गैप बचेगा दैट विल बी योर इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम इन विच ईयर द एसएससी ओरिजिनली अक्वायर्ड द बॉन्ड। अब आप जिस साल अक्वायर किए थे, इट इज वेरी ऑब्वियस, उस साल आपका इंटरेस्ट इनकम कैसे पता चलेगा? जो मार्केट वैल्यू है जब आपका साल खत्म हो जाता है 31 मार्च को, जो मार्केट वैल्यू है माइनस जितना में आप खरीदे थे। दिस एग्जाम्पल 100 रुपीज में आप बॉन्ड खरीदे हैं और 120 इज किस दिन 31 मार्च को आपका वैल्यू है 120 और आप खरीदे हैं 1 अप्रैल को। तो व्हाट इज योर इंटरेस्ट इनकम? दिस 20 रुपीज, बिकॉज ये बॉन्ड में ये 20 रुपीज एड ऑन हुआ है, तो दिस 20 रुपीज यू हैव अर्नड इन दिस ईयर। तो ये 20 रुपीज इज योर इंटरेस्ट इनकम। और सब्सिक्वेंट ईयर्स में, अब सपोज दूसरा साल, दिस वाज द फर्स्ट ईयर जिस साल आप एक्वायर करते हैं, बट नेक्स्ट ईयर 1/4 को ये बॉन्ड का प्राइस कितना होगा 120 रुपीज और 31 मार्च को बॉन्ड का प्राइस सपोज हो जाता है 145 रुपीज। तो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि आप जब 30 नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को जब इसका वैल्यूएशन निकालेंगे, ऑब्वियसली यू विल नॉट डिडक्ट 145 से आप 100 डिडक्ट नहीं करेंगे, आप क्या डिडक्ट करेंगे 120, ऑब्वियसली, क्योंकि यही आपका कैरी फॉरवर्ड प्राइस है। नाउ द वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वाज 120 रुपीस, नॉट 145, नॉट 100। 100 तो आप खरीदे थे, 120 हो गया साल के एंड में। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो ओपनिंग फिगर है तो आपका 120। अब ये साल जब वापस क्लोज होगा 145, तब आपका बॉन्ड का वैल्यू 120 से 145 हुआ है, मतलब 25 रुपीज बिकम्स योर इंटरेस्ट इनकम। ये अगर इसमें नहीं भी लिखता तो इट इज वेरी कॉमन सेंस कि ऑब्वियसली यू विल नॉट टेक नेक्स्ट ईयर में, आप वो साल नहीं लेंगे जब आप अपना खरीदे थे। नेक्स्ट ईयर उसके भी बाद आप क्या लेंगे, फिर 1/4 को आपका एक्विजिशन क्या होना चाहिए कॉस्ट 145, बिकॉज योर वैल्यूएशन हैज फ्रॉम 100 टू 145 आइडिया है। ये 20 का आप बुक कर चुके हैं और ये 25, मतलब टोटल 45 रुपीज का इनकम यू हैव ऑलरेडी बुक्ड। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग 100 या 120 अगेन। नेक्स्ट साल आप कितना लेंगे 145, क्योंकि आपका ये जो 45 का एडिशन हुआ है ऑन बॉन्ड वो आप इनकम में ऐड कर चुके हैं, तो ये इफेक्ट दे चुके हैं। सो वहीं से फिर नेक्स्ट ईयर 145 से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। नाउ इफ सच बॉन्ड इज रिडीम्ड, इतना दिन तक हम लोग क्या कर रहे थे कि आपका बॉन्ड रिडीम नहीं हुआ, यू आर द होल्डर ऑफ द बॉन्ड। मतलब आपका फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हुआ, यू हैव होल्ड इट थ्रू आउट द ईयर, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो बॉन्ड का वैल्यूएशन क्या होगा, नेक्स्ट ईयर भी वही। बट सपोज बॉन्ड रिडेम्पशन हो गया है, रिडेम्पशन मतलब आपको इस साल क्या मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट, रिडेम्पशन प्राइस जो आपको देगा, and the value on last valuation date immediately preceding the maturity date। जिस दिन आपका बॉन्ड मैच्योर होता है उसके पहले का जो वैल्यूएशन था that will be the difference will be your interest income। जैसे रिडेम्पशन प्राइस, सपोज कंपनी अपना रिडेम्पशन प्राइस आपको कितना दे रही है, इशू प्राइस था 100 रुपीज और सपोज वो अपना बॉन्ड रिडीम करेगी, रिडेम्पशन प्राइस है 200 रुपीज में, बट इस बात को जिस दिन आप इशू किए थे उस बात को 5 साल हो गया है। तो आफ्टर 5 इयर्स जो 31 मार्च आया, आपका बॉन्ड का एक्चुअल वैल्यूएशन था सपोज 185 रुपीज। ये 5 साल में बॉन्ड का प्राइस बढ़ते बढ़ते इट केम टू 185 रुपीज। मतलब हर साल आप अपना इनकम बुक करते थे, 100 से 120 हुआ तो 20 रुपीज बुक किए, मान लीजिए उसके बाद 45 हुआ तो अगेन 25 बुक किए, उसके बाद 55 हुआ तो 10 रुपीज बुक किए। ऐसे करते करते डिफरेंस 5 साल में आप 85 रुपीज एज इंटरेस्ट इनकम बुक कर चुके हैं। 6 साल का बिगिनिंग में आपका बॉन्ड क्या कर हो रहा है, रिडेम्पशन। नाउ अगर रिडेम्पशन हो रहा है तो रिडेम्पशन में वो आपको 200 रुपया दे रहा है, कंपनी आपको 200 रुपया में अपना बॉन्ड रिडीम कर रहा है।
ऑलरेडी यू हैव बुक्ड द इनकम ऑफ 85 रुपीज। इसका मतलब आपका इनकम 200 में आप अपना फायदा कितना देखते हैं, 185 माइनस करके ओनली 15 रुपीज, बिकॉज 85 rupees you have already incurred, you have already booked in your accounts over the period of 5 years. Ultimately net profit is bond को खरीद के आपको 100 रुपया ही हुआ है। 100 रुपये में आप खरीदे थे, आज आपको 200 रुपया मिल रहे हैं रिडेम्पशन, मतलब आपको 100 रुपया ही हुआ है 5 साल ये बॉन्ड होल्ड करने के बाद। सो 85 रुपीज यू हैव ऑलरेडी बुक्ड ओवर द इयर्स, एंड जिस दिन आपका बॉन्ड बुक रिडीम होगा उस दिन और 15 रुपये आपको अपना अकाउंट्स में बुक करना है। दैट मीन्स टोटल ये आप 100 रुपीज बुक कर चुके हैं। जो आपका फायदा हुआ है बॉन्ड खरीद के 100 रुपीज का, ओवर द इयर्स आप 100 रुपीज बुक कर चुके हैं। तो जब आप रिडीम करेंगे तो लास्ट वैल्यूएशन डेट पे जो प्राइस है वही माइनस करना है। दिस इज ओनली रिटन ओवर हियर। एंड कॉस्ट मीन्स आपका कॉस्ट मतलब एक्विजिशन कॉस्ट प्लस इनकम, whatever you have acquired, because suppose Mr. A, original subscriber of the bond Mr. A है। Mr. A Mr. B को बॉन्ड बेचता है। कितना में बेचता है, ये 100 रुपया में खरीदा था और ये इसको 130 रुपीज में बेच दिया। अब बॉन्ड किसके पास है, मिस्टर ए के पास, बी के पास। मिस्टर ए इज टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन, ए का छोड़ दीजिए, ए का अब कुछ नहीं है। अब स्टार्ट होता है स्टोरी बी से। अब कंपनी रिडीम्पशन प्राइस यहाँ आके फिक्स करता है 200 रुपीज। नाउ व्हाट हैपेंस, 130 रुपीज मतलब बी के लिए कॉस्ट कितना था बॉन्ड का, 130 रुपीज। 100 रुपीज का कोई कहानी अब नहीं है, 100 रुपीज इज ओवर। बी हैज स्टार्टेड हिज स्टोरी फ्रॉम 130 रुपीज। अब ओवर द इयर्स और सपोज 2 इयर्स, 2 साल बाद कंपनी रिडीम कर रहा है, 200 रुपीज दे रहा है। लेकिन इस 2 साल में जब 1 साल खत्म हुआ था ये बॉन्ड का प्राइस था 150, और जब ये साल खत्म हुआ तो ये बॉन्ड का प्राइस है 170। इफ यू आर द सब्सिक्वेंट बायर को कितना रुपया बुक कर, कितना रुपया प्रॉफिट माना जाएगा उसके लिए, 100 से 200, 100 रुपीज उसका प्रॉफिट नहीं हो सकता, उसका प्रॉफिट 130 से स्टार्ट होता है। दैट इज ओनली रिटन ओवर हियर कि आप जब रिडेम्पशन करेंगे तब आप इंटरेस्ट इनकम क्या करेंगे, रिडेम्पशन प्राइस माइनस एक्विजिशन कॉस्ट। ऑब्वियसली 200 में से आप कौन सा प्राइस, बी कौन सा प्राइस माइनस करेगा, 130 रुपीज, क्योंकि वो ऑलरेडी 100 रुपीज क्या कर चुके, वो 100 तो उसका कॉस्ट है ही नहीं, उसका कॉस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 130 रुपीज, तो वो 130 रुपीज माइनस करेगा। एंड और एक चीज माइनस करना है, दैट इज इनकम ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स। मतलब इस साल में ये 20 रुपया वो किया था, सपोज इस साल में वो 20 रुपया टैक्स में ले चुका है, उसके बाद यहाँ पे भी 20 रुपया वो टैक्स में ले चुका है, तो मतलब वो कितना टैक्स ऑलरेडी, इनकम कितना बुक कर चुका है, यहाँ का 20 रुपया, यहाँ का 20 रुपया, 40 रुपया ही हैज ऑलरेडी बुक्ड। और अब यहाँ इनकम कितना आता है 30, मतलब 70 रुपीज। 70 रुपीज उसका ऐसे डिवाइडेड है, 20 रुपीज और 30 रुपीज। तो आप इसमें 200 में ये 20 माइनस करो या एक बार में 200 से 130 माइनस करो, योर आंसर विल बी 70 हमेशा। तो इसीलिए वहां पे वो बोल रहा है कि एक्विजिशन कॉस्ट माइनस इनकम फ्रॉम सच ऑलरेडी, और कॉस्ट मतलब क्या होता है, एक्विजिशन कॉस्ट प्लस इनकम। तो दिस वाज योर कॉस्ट 130 और यहाँ पे ये सब इनकम जुड़ के इसका 200 आ रहा है, तो द टोटल नेट what he is earning is 70 rupees. Now if the bond is transferred before maturity, मतलब इस साल इस एग्जाम्पल में, now remove B, B का काम नहीं है, अब A सपोज मेच्योरिटी आता है आफ्टर 2 years मेच्योरिटी आया, लेकिन A आफ्टर 1 year इस बॉन्ड को बेच दिया।
So if such bond is transferred before maturity, the difference between sale price and cost will be taxable under the head capital gains. क्योंकि फिर उसका अब क्या हो गया, आपका सिक्योरिटीज जैसे आप बेचते हैं वो वाला ट्रांजैक्शन हो जाएगा. सपोज सेल प्राइस, मतलब सपोज आप कोई सिक्योरिटी बेचते, इट डज नॉट फॉल इनटू दिस इंटरेस्ट वाला कैटेगरी. आपका जो सेल प्राइस है, सपोज यू आर सेलिंग इट एट 110 रुपीज, ये 100 रुपीज का बॉन्ड था और ये बेच दिया 120 रुपीज में. अगर बेच दिया तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट या कोई चीज का बात नहीं है, उसको 20 रुपीज का प्रॉफिट है, एंड दैट प्रॉफिट इज कैपिटल गेन्स बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बॉन्ड विच यू आर सेलिंग. बॉन्ड, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, ये सब कुछ कैपिटल एसेट होता है. तो कैपिटल एसेट अगर आप बेच रहे हैं तो दैट गिव्स यू कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन ऑफ 20 रुपीज. नाउ ये सारा स्टोरी कब एप्लीकेबल है, जब आपको बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू हुआ है आफ्टर 15 फरवरी 2002. नाउ सपोज डीप डिस्काउंट बॉन्ड इज इशूड बिफोर 15 फरवरी 2002. तब आपका क्या होगा, अगर बॉन्ड रिडीम होता है, डिफरेंस बिटवीन रिडीम्शन प्राइस एंड इशू प्राइस शैल बी ट्रीटेड एज इनकम. व्हाटएवर रिडीम्शन प्राइस और आपका जो इशू प्राइस यू हैव टू माइनस, इशू प्राइस माइनस करने से दैट इज योर टैक्सेबल इनकम. और वो टैक्सेबल इनकम टैक्स कौन सा साल में होता है, इन द ईयर ऑफ रिडीम्शन. जिस साल वो रिडीम होगा उस साल आपका इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगा. मतलब जैसे आप हर साल अपना कैलकुलेट कर रहे थे कि आज मेरा बिगिनिंग में इतना है, एंड में इतना है, तो डिफरेंस इज इंटरेस्ट इनकम. फिर उस साल का बिगिनिंग में इतना है और एंड में इतना है, डिफरेंस इज इंटरेस्ट इनकम. लेकिन इफ द बॉन्ड्स आर इशूड बिफोर 15 फरवरी 2002, उस केस में हर साल का इनकम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता. जिस साल डायरेक्टली जाके वो रिडीम होता है, उस साल में जिस प्राइस पे वो रिडीम हो रहा है माइनस योर इशू प्राइस, दैट इज योर टोटल इनकम जो आप टैक्स देंगे इन द ईयर इन व्हिच इट इज रिडीम्ड. मतलब हर साल का इनकम आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको फाइनली जो अमाउंट है, जैसे 100 रुपीज में इशू प्राइस, 200 में रिडीम, तो 100 रुपीज आप एक साथ बुक करेंगे इन द ईयर जिस साल वो रिडीम होगा. नहीं तो जो आफ्टर 15 फरवरी 2002 है उसमें क्या है, हर साल सपोज 20 रुपया इस साल चेंज हुआ, 20 रुपया आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. फिर 30 रुपया चेंज हुआ, फिर 30 रुपया आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. But before वाला bonds में at a shot only once you will record, that is in the year in which it is redeemed. और अगर बॉन्ड ट्रांसफर कर देते हैं तो सेल प्राइस माइनस इशू प्राइस वो भी टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ सच ट्रांसफर. सपोज आपका रिडेम्पशन 5 साल बाद होना था, 2 साल रख के आप ट्रांसफर कर दिए, तो 15 फरवरी 2002 के बाद वाला बॉन्ड्स में वो 2 साल का इनकम भी आप रिकॉर्ड कर किए थे. जैसे 100 रुपीज, अगर एंड होता है साल का 110, तो 10 रुपीज आपको रिकॉर्ड करना है. फिर सपोज एंड होता है 135 में, तो आपको 25 रुपीज रिकॉर्ड करना है. उसके बाद आप जो सेल कर रहे हैं दैट प्राइस यू कैन रिकॉर्ड. बट बिफोर वाला बॉन्ड्स में क्या है, जिस साल आप बेचेंगे जितना में आप इशू किए थे वो माइनस करके दैट यू हैव टू रिकॉर्ड एज योर टैक्सेबल गेन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जो 15 फरवरी 2002 के बाद इशू हुआ था और 15 फरवरी 2002 के पहले इशू हुआ था. मैम हाँ, ये इनकम बिफोर 2002 का तो समझ में आया, वन मतलब आफ्टर का नहीं आया. नीचे वाला आया, ऊपर वाला ठीक से. ऊपर वाला में तो आप लेट क्लास ज्वाइन किए ना, इसीलिए. इशूड आफ्टर 15 फरवरी 2002 में क्या है, अगर बॉन्ड की जैसे उसमें क्या था, आफ्टर वाले केस में सपोज व्हेन द कंपनी इशूड द बॉन्ड प्राइस वाज 100 रुपीज और ये 1 मार्च 2015 है, ठीक है, 1 अप्रैल 2015 आप इशू किया 100 रुपीज में, और आपको अपना बॉन्ड आप सपोज 5 साल बाद रिडीम होगा, दैट इज ऑन 31 मार्च 2020, और रिडीम्शन में आपका प्राइस सपोज 200. ये 5 साल बाद कितना में रिडीम होगा वो पता नहीं होता है, लेकिन हम आपको ये पूरा कंसेप्ट समझाने के लिए आई एम टेलिंग.
जो बिफोर वाला था, बिफोर वाले में आप अपना बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे? आप अपना बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे 200 माइनस 100, 100 रुपीज। किस साल रिकॉर्ड करेंगे? इन दिस फाइनेंशियल ईयर। 1920 फाइनेंशियल ईयर में आप 100 रुपीज एट शॉर्ट बुक कर लेंगे, दैट इज बिफोर 15। ये वाला जो केस है, ये केस है बिफोर 15 फरवरी 2002। बट जो बॉन्ड्स आफ्टर 15 फेब 2002 में इशू होगा, सपोज 5 साल बाद ये रिडीम होगा 200 रुपया में, लेकिन हर साल ये बॉन्ड का वैल्यू आता है 120 रुपीज, फिर आता है 140 रुपीज, फिर 150, चौथा साल में आता है दिस इज 150, चौथा साल में आता है 170 और फिर आता है 190। 5 साल बाद, ये हम बोल रहे हैं सपोज आपका 5 साल होल्ड करने के बाद रिडीम हुआ है, तो 5वें साल का भी वैल्यूएशन डेट आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, 190 रुपीज आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। तो जब ये साल खत्म होगा, ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2016 में, आपको 20 रुपीज एज इंटरेस्ट इनकम बुक करना पड़ेगा। सपोज अब फिर ये साल खत्म होगा 2017 में, अगेन आपको 20 रुपीज एज इंटरेस्ट इनकम बुक करना पड़ेगा। ये साल सपोज खत्म होगा 2018 में, आपको 10 रुपीज इंटरेस्ट इनकम बुक करना पड़ेगा। 2019 में आपको 20 रुपीज बुक करना पड़ेगा, बिकॉज 150 से 170, 140 से 150, 120 से, ये जो गैप है हर साल आपको बुक करते रहना है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और 20 में जाके अगेन आपको 20 रुपीज बुक करना है। तो आप टोटल कितना इनकम बुक कर लिए? टोटल इनकम 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यू हैव रिकॉर्डेड ओनली 90 रुपीज। जिस दिन आपका बॉन्ड रिडीम हुआ, सपोज द एक्चुअल रिडीमशन डेट 5 साल होल्ड करने के बाद एक्चुअली ये बॉन्ड 15 अप्रैल 2020 को रिडीम हो जाता है। रिडीम होने से आपको कंपनी कितना रुपया देगा? 200 रुपया। तो आप और 10 रुपया बुक करिए, आपका 100 रुपीज बुक हो। In this way you have to book your bonds जो after 15 फरवरी 2002 में इशू हुआ है, और इस इनकम को जो हम बुक कर रहे हैं, इस इनकम को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। और ये जो आपका था बिफोर 15 फेब 2002, इसमें आप देखिए जिस साल इशू होगा, मतलब 5 साल तक आपको कोई काम नहीं करना है, यू हैव परचेज अ बॉन्ड, आप उस बॉन्ड को लेके बैठे रहिए। जिस साल कंपनी उसको रिडीम करना है, जितना भी कंपनी रिडीम कर रही है, 200, 300, 400, 1000, जितना भी कंपनी रिडीम करे, जो आप खरीदे थे वो वाला जो कॉस्ट है वो माइनस कर दीजिए। ये 100 रुपीज आप एक शॉर्ट में बुक करेंगे इस दिन, और यहाँ पे ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट करके इनकम बुक करेंगे। अल्टीमेटली यू आर बुकिंग सेम अमाउंट, 100 दोनों के प्रॉफिट और सब कुछ सेम होगा, बट आपका ये काम एक है कि आपको हर साल इनकम बुक करना है और इस पे टैक्स देना है। हर साल आप अगर इनकम बुक करते जाएंगे, आपका टैक्सेशन हर साल आएगा, और यहाँ पे आपको टैक्सेशन एक बार में सिर्फ एक ही साल देना है, तो ताकि आपका टैक्स देने में लेट नहीं हो। क्योंकि आप अगर हर साल दे रहे हैं तो हर साल आप उतना उतना टैक्स देते जा रहे हैं, लेकिन इफ यू आर वेटिंग फॉर 5 साल, तो गवर्नमेंट को वो टैक्स का पैसा 5 साल बाद मिलेगा। तो द अमाउंट इज सेम, लेकिन वो टैक्स का पैसा उसको बाद में मिलेगा, थिंकिंग की और सारा कंडीशंस सेम है, टैक्स रेट में भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब एज इट इज है। तो 100 रुपया का टैक्स, ये 100 रुपया में जो 5 साल बाद मिलता, उसको गवर्नमेंट क्या किया, हर साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि प्रोपोर्शनल टैक्स मेरे को हर साल चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड्स व्हिच आर इशूड after 15th February 2002 and before 15th February 2002। अब समझ में आ गया? जी मैम, थोड़ा मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मिलता जुलता है। हाँ,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल गेन से मिलता जुलता ही है, बट सिंस यू आर नॉट सेलिंग इट, हर साल आप उसको बेच नहीं रहे, यू आर जस्ट अर्निंग एन इंटरेस्ट ऑन दैट, इसीलिए अपने उसको कैपिटल गेन्स में टैक्सेशन नहीं कर सकते। कैपिटल गेन्स में तब होगा जब आपका वो आप उस एसेट को बेच रहे हैं, बेचने से कैपिटल गेन्स आता है, लेकिन इंटरेस्ट इज जस्ट एन एडिशन ऑन द वैल्यू। जैसे आप पैसा बैंक में रखते हैं, उसको आप कुछ नहीं करते, उस पे इंटरेस्ट मिलता है आपको, उस इंटरेस्ट को आप सिर्फ अदर सोर्सेस में दिखाएंगे। Next is bonus stripping. Bonus stripping is same as we have discussed in capital gains. ये repetition of topic है, ये आपका उसमें भी था, इसमें भी है bonus stripping। तो bonus stripping अपने capital gains में हो गया है। Now dividend. Dividend is the most important section of this chapter. Other sources income में dividend सबसे ज़्यादा important होता है। और dividend एक आपको gift पढ़ाया था, that was important, and अब ये dividend। नाउ डिविडेंड बोलने से क्या समझ में आता है? डिविडेंड मतलब कंपनी अगर अपना प्रॉफिट से अपना शेयर होल्डर को कुछ देती है, दैट इज डिविडेंड इन नॉर्मल लैंग्वेज। जिसको और कुछ नहीं पता उसको डिविडेंड बोलने से इतना ही समझ में आता है कि कंपनी अपना प्रॉफिट्स व्हाटएवर कंपनी इज अर्निंग इन द ईयर, उसमें अपना प्रॉफिट में अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स अगर अपना शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड तीन टाइप का होता है, एक नॉर्मल डिविडेंड जो सपोज साल के एंड में, एंड डिविडेंड इज नॉट मैंडेटरी। कोई भी कंपनी के लिए डिविडेंड मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप उसके शेयर होल्डर है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, दैट इज नॉट मैंडेटरी। यस, अगर ये कंपनी का डिसीजन है, कंपनी अगर चाहे तो वो डिविडेंड दे सकती है ना, मतलब नो लॉ इन्फोर्सेस डिविडेंड ऑन एनी कंपनी कि आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। डिविडेंड तीन टाइप का होता है, एक नॉर्मल डिविडेंड, एक इंटरिम डिविडेंड और एक डीम्ड डिविडेंड। नॉर्मल डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड का पैसा कंपनी साल के एंड में अपना प्रॉफिट से अपने शेयर होल्डर्स को दे, दैट इज नॉर्मल डिविडेंड। नेक्स्ट इज इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब साल के बीच में अगर कभी डिविडेंड देती है, मतलब कंपनी हैज स्टार्टेड, कंपनी इज डूइंग बिजनेस from 1st April of the year and it is ending its business on 31st March। तो ये एक साल एंड होने के बाद प्रॉफिट्स कैलकुलेट करके उसके बाद डिविडेंड देते हैं, दैट इज नॉर्मल डिविडेंड। लेकिन इंटरिम डिविडेंड में सपोज 6 महीना या 3 महीना बाद कंपनी डिविडेंड देती है, या सपोज कंपनी का पॉलिसी ही है कि हम हर 3 महीना बाद डिविडेंड देंगे, तो दिस इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। नॉर्मल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में कोई ऐसा क्या बोलता है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। नॉर्मल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड इज नॉर्मल, एंड डिविडेंड आपका टैक्सेबल होता है इन जो उसको रिसीव करता है, शेयर होल्डर रिसीव करता है, शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल है। एंड दिस इज अमेंडमेंट, ये इसी साल से हुआ है। इसका पहले कभी भी डिविडेंड शेयर जिसको रिसीव होता था, जैसे नॉर्मल डिविडेंड, इफ आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस और रिलायंस मेरे को अगर डिविडेंड देता है अप टू अमाउंट, तो वो अमाउंट मेरा टैक्सेबल नहीं होता था। किसके हाथ में टैक्सेबल होता था? कंपनी के हाथ में। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोल के एक टैक्स लगता था, कंपनी के हाथ में लगता था, और कंपनी उस अमाउंट पे टैक्स जो डिविडेंड पे करती थी उस पे टैक्स देती थी। But now what happened from this financial year, अब डिविडेंड होता है in the hands of recipient, the one who is receiving, उसके हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट तीन डिविडेंड में से, नॉर्मल, इंटरिम, डीम्ड, तीनों में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिविडेंड आपका कौन सा है? डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड, यू हैव डिविडेंड का सेक्शन होता है 2 सबसेक्शन 22। You have to remember this section, section 2 subsection 22। कौन सा सेक्शन, किसका सेक्शन होता है? डिविडेंड का। अब उसमें डीम्ड डिविडेंड में आपका 5 क्लॉज है। What are the 5 clauses? 222, this is dividend। इसमें आपका 5 क्लॉज है, A, B, C, D, E। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये 222 सबसेक्शन E, क्लॉज E, सॉरी, इसमें ये सबसेक्शन नहीं है, क्लॉज है।
क्योंकि तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई। इसको लिखने का भी ये तरीका है, अगर आप 2 क्लॉज ए लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा क्लॉज ए, फिर 222 क्लॉज बी। दिस वे डिविडेंड का सेक्शन डिवाइडेड है। तो इसमें 5 क्लॉज है, ए बी सी डी ई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 222 सबसेक्शन ई। ओके, अब ये 5 क्लॉज में क्या लिखा हुआ है? 5 क्लॉज सी, योर क्लॉज इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। डीम्ड डिविडेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब डीम्ड डिविडेंड मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि ये डिविडेंड है। नॉर्मल डिविडेंड में तो आपको समझ में आ रहा है डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड में भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है डिविडेंड है। नाउ व्हाई द टर्म डीम्ड डिविडेंड? अगर कंपनी अपना शेयर होल्डर्स को कुछ दे रही है तो दे ही सकती है, इसमें व्हाट इज द प्रॉब्लम कि आपको इसको डीम्ड डिविडेंड बोलने का क्या जरूरत है? मतलब इट इज नॉट अ डिविडेंड बट ये मान लिया जाएगा कि ये डिविडेंड है। नाउ व्हाई दिस क्लॉज केम? ऐसा डीम्ड डिविडेंड वाला कांसेप्ट क्यों आया? क्योंकि कंपनीज क्या करता था अपना, क्योंकि वो लोग अगर डिविडेंड दे तो डिविडेंड पे टैक्स है, कंपनीज को टैक्स देना पड़ेगा अगर वो डिविडेंड देना चाहता है अपना शेयर होल्डर्स को। तो इससे बचने के लिए कंपनी अदर वेज निकाला अपना शेयर होल्डर्स को पैसा देने का। कैसे? सपोज एसेट्स दे दिया, हम कोई एक पर्टिकुलर एसेट ऑफ द कंपनी हम शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं, उसका जो वैल्यूएशन का पैसा है वो बांट दिया टू द शेयर होल्डर्स इन द नेम कि हम एसेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एंड हैव नॉट गिवन एनी डिविडेंड। नाउ ये सब करके कंपनी क्या करने लग गया? अपना टैक्स बचाने लग गया। सपोज लोन या एडवांसेस दे देता था शेयर होल्डर्स को कि ये तो मेरा लोन भी है हम अपना शेयर होल्डर को, ये डिविडेंड नहीं है, हम एडवांस का पैसा कुछ अमाउंट दिए अपना शेयर होल्डर को, दिस इज नॉट डिविडेंड। ऐसे कर करके अलग अलग तरीके से डिविडेंड का टैक्स बचाने के लिए कंपनी स्टार्टेड डूइंग दिस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर से प्रॉब्लम हो गया कि टैक्स नहीं आ रहा है। नाउ व्हाट हैपेंड? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, कंपनीज का ऊपर ये सब ट्रांजैक्शंस को लेके टैक्स लगा दिया। और इस टैक्स कैसे लगाया? अगर डिविडेंड जब तक नहीं होगा तब तक तो टैक्स लगा नहीं सकता। नाउ व्हाट हैपेंड? तो आप डिविडेंड क्या बोले इसको? डिविडेंड बोल नहीं सकते बिकॉज इट इज नॉट गिविंग मनी, मनी तो दे नहीं रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट एसेट्स दे रहा है, लोन दे रहा है, एडवांसेस दे रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या नाम समझ में आया कि इसको बोल दो इट इज डीम्ड डिविडेंड, ये मान लिया जाएगा ये डिविडेंड है। कंपनी, सपोज कंपनी बोलता है मैम आवाज़ नहीं आ रहा है।